दोस्तों आज हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट हुई है, यानी कौन से ब्लॉकचेन पर कितने डेवलपर्स बढ़ चुके हैं। ये दोस्तों हम अभी थोड़ा जानेंगे। ये दोस्तों एक आर्टिकल में इनका एक चार्ट दिया वाला है, कॉइनडिक्स आर्टिकल है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट चार्ट इन क्रिप्टो द डेवलपर्स काउंट। यानी दोस्तों एक एक डेवलपर का एक चार्ट रहता है, किस ब्लॉकचेन पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, यानी डेवलपर्स आ रहे हैं, इनका ब्लॉकचेन यूज़ करके कौन से डेवलपर क्या बना रहे हैं, एक्चुअली इनमें ये शो होता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। मेरा कहने का एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। यानी दोस्तों जो इथेरियम है, इथेरियम यूज करके जो टैप्स बनते हैं वो डेवलपमेंट रहता है। यानी खुद इथेरियम डेवलपर को डेवलप नहीं करता। यानी इथेरियम ब्लॉकचेन पर कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं, यानी इथेरियम उसको कुछ नहीं देता। यानी कि हमको अगर डैप्स निकालनी है तो हम कौन सी चेन का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पॉपुलर चेन का। यानी पॉपुलर चेन कौन सी है, इथेरियम है। उसके बाद पॉलीगॉन मैटिक है, इसके बाद कॉस्मोस है। यानी ऐसे अलग अलग चेन है। तो ऐसे डेवलपमेंट और ऐसे डेवलपमेंट तो है ही है, लेकिन दूसरा डेवलपमेंट क्या है, अभी इथेरियम आगे क्या करने वाला है, ये भी एक डेवलपमेंट रहता है। ये दोनों का डेवलपमेंट हम आपको कॉम्बिनेशन में समझाएंगे। बाय डिफॉल्ट ऐसे कितने डेवलपर्स है जो इथेरियम को यूज करके कोई डैप्स बना रहे हैं, और ऐसे कौन से डेवलपमेंट है जो इथेरियम डेवलपमेंट को हायर करके अपनी इथेरियम को और पोस्ट पैन कर रहा है, यानी उनके प्रोजेक्ट को और डेवलप कर रहा है, यानी और ग्रोथ कर रहा है। इसमें न्यू एडिशनल जो उनका जो रोड मैप है उसमें क्या चल रहा है, इथेरियम की आगे क्या प्रोसेस है, रोड मैप में आगे क्या करने वाले हैं, ये डेवलपर्स रहते हैं। तो हम दोनों डेवलपमेंट की आपको थोड़ा बता देते हैं कि कौन से चेन पर क्या डेवलपमेंट हो रही है और किस तरह से डेवलपमेंट आगे चलेंगी। दोस्तों ये है मंथली एक्टिव डेवलपर्स। अभी ये मंथली एक्टिव डेवलपर्स क्या रहते हैं दोस्तों, हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। दोस्तों आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट देख रहे हैं, तो ये मंथली डेवलपर्स का चार्ट है। यानी इस पर एक चेन नहीं दिखाई जाएंगे, इसमें ऑल क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन पर, उनमें कितनी ग्रोथ रेट बढ़ रही है डेवलपर्स की, ये चार्ट, इसमें ये चार्ट साझा किया है। तो दोस्तों देखो, न्यू मंथ एक्टिव डेवलपर +75 सिंस जनवरी, यानी जनवरी महीने में दोस्तों 75% डेवलपर्स बढ़ गए हैं। यानी हर दोस्तों मार्केट हालांकि बहुत 2022 में बेरिश था, लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन डेड हुआ है, पर डेवलपर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि जहां गवर्नमेंट को लगता है कि अगर क्रिप्टो किसी भी कंट्री में रेगुलेट की जाए तो उनका जो करेंसी है, उन करेंसी का वैल्यूएशन कम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों बैंक में कोई पैसा ही नहीं रख पाएगा, हर एक आदमी अपने कंट्री में क्रिप्टो ही होल्ड कर सकता है, और बैंक को बड़ा खासा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा एक बैंक को लगता है। जिस भी कंट्री का जैसा सेंट्रल बैंक रहता है, उसी कंट्री को ऐसा ही एक उनके मन में खौफ है। लेकिन दोस्तों ये खौफ भी होना ठीक है, उनका नज़रिया से वो जो सोच रहे हैं वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरी ओर से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका एक में और रीज़न ऐसा है, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो अगर रेगुलेट किसी भी कंट्री में इको फ्रेंडली तरीके से स्टॉक मार्केट की तरह से अगर हमने रेगुलेट कर दिया, तो आरबीआई, आपने जैसे इंडिया में आरबीआई है जो बैंक है, आरबीआई गवर्नर को क्या लगता है कि लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो सब पैसा क्रिप्टो करेंसी में होल्ड कर देंगे, तो बैंक के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों उसको आप एक ऐसे फ्रेमवर्क में बिठा दीजिएगा क्रिप्टो करेंसी को, जैसे आपको अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो इंडिया
के एक्सचेंज को ऐसा एक प्रावधान दीजिए कि आपको आईएनआर पहले खरीद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकते हैं। आप ऐसा भी एक प्रावधान कर सकते हो। हम तो एक सामान्य आदमी हैं दोस्त, हमारी विचारधारा से ऐसा अगर होता है तो आप अगर सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हो तो आप सीबीडीसी वो एक्सचेंज पे लिस्टेड कर दो, फिर आपका पैसा तो ऑब्वियसली आईएनआर में जाएगा पहले, फिर आईएनआर से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद के ले रहे हो। तो दोस्तों पैसा तो आपके पास ही रह रहा है ना, बैंक में रहो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रूप में रहो, आप उस करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीद ले रहे हो। एक एसेट की तरह हम उसको बाय सेल कर सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में भी देखते हो, आईएनआर से आप एक आधा स्टॉक खरीद के लेते हो तो बैंक में से पैसा स्टॉक में जाता है कि नहीं, फिर वो पैसा वो दूसरी तरफ यूज कर सकते हैं क्या, वो डेवलपर्स कर सकता है, लेकिन बैंक से तो पैसे निकल रहे हैं ना दोस्तों। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप एसेट की तरह रेगुलेट करने से नुकसान नहीं है बैंक का, क्योंकि जैसे स्टॉक में हम बैंक से पैसे निकालते हैं उसी तरह हम क्रिप्टो में भी बैंक से पैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बैंक से पैसा तो स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है और क्रिप्टो मार्केट में भी जा रहा है। आप एक प्रावधान उसको ऐसा कर दो एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज पे तो यूएसडीसी न खरीद के आईएनआर खरीद के क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लो, ऐसा भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आने वाली बात है, उस पर कई सारे विशेषज्ञों हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस लोग हैं ब्लॉकचेन पर उनको फ्रेमवर्क बताने वाले, और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, हमारे से ज़्यादा होशियार, हमारे से भी ज़्यादा पॉपुलर। उनकी जानकारी के मुताबिक उनको अगर कुछ बुरा लगता होगा तो दोस्तों नॉट सीबीडीसी बट ओसीएनसी, ये नारा सुनील अग्रवाल का है। उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का फ्रेमवर्क बना के एक साझा शो किया था बीटीनिंग चैनल पे, जो काशिफ रज़ाक का चैनल है बीटीनिंग चैनल। आप उस चैनल पे विजिट करके सुनील अग्रवाल का वीडियो देख सकते हो। 1 घंटा 45 मिनट का करीब वीडियो है वो, मैंने पूरा की पूरा वीडियो देखा। दोस्तों उन्होंने एक बेहतरीन फ्रेमवर्क तैयार किया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आप इस तरीके से फ्रेमवर्क लागू करते हो तो गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है और क्रिप्टो करेंसी वाले को, ट्रेड करने वाले को भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सब जो सुनील अग्रवाल ने बता दिया सब पॉजिटिव बातें, तो हम एक उन्होंने एक यानी हम बोलते हैं ना कि हर बात का एक अच्छी बात बता दियो तो आदमी एक संमोहित हो जाता है, हम उनको हर एक बात अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने दोनों हमारे सामने दोनों ही पहलू रखे, दोनों पहलू से भी अगर हमने उसको बारीकी से देखा तो वो फ्रेमवर्क मेरे हिसाब से दोस्तों एक अच्छा फ्रेमवर्क साबित हो सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में रेगुलेट करने का एक बेहतर सुनील अग्रवाल की तरफ से प्रयास था, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। हमारा मुद्दा क्या है दोस्तों, हम भटक गए मुद्दे से। दोस्तों ये था, देखो दोस्तों ये है ब्लॉकचेन के ऊपर कितने डेवलपर्स है जो काम कर रहे हैं और कितने परसेंट है जो बढ़ गए हैं। दोस्तों अभी जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ 10% दोस्तों डेवलप होती है। मुझे यानी हम ग्रोथ रेट की बात करें तो उन इसकी ब्लॉकचेन यूज़ करके 10% का यूज केस होता है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन आपको तो मालूम है बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन नहीं करते, तो इसके लिए बिटकॉइन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक पहले क्रिप्टो करेंसी है और एक डिसेंट्रलाइज तरीके से है, तो इसी वजह से एक किंग है, तो इसकी वजह से वो बढ़ता है। और दोस्तों कॉस्मोस एक बहुत बेहतरीन चेन है दोस्तों, इसके ऊपर 4 चेन काम करते हैं दोस्तों। हम एक किसी पर्टिकुलर वीडियो में कॉस्मोस के एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम डिटेल्स में समझाएंगे दोस्तों कि एक्चुअली कॉस्मोस है क्या और करता क्या है। ये कॉस्मोस एक चेन बहुत बेहतरीन है, उसके ऊपर दोस्तों 73% डेवलपमेंट हो रही है। BSC दोस्तों बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर भी दोस्तों अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है 80%। कार्डानो 90%।
अब दोस्तों आपको लगता होगा इथेरियम कहाँ पे है दोस्तों। हमने एक चार्ट थोड़ा पॉज किया है तो आप देख सकते हो कितने परसेंट में कौन सी चेन की डेवलपमेंट हो रही है। सोलाना हाइस्ट है दोस्तों, 4% उन्होंने डेवलपमेंट करी है नियर पॉलीगॉन, कार्डानो, कॉस्मोस। बिटकॉइन तो सबसे लोअर है। इथेरियम का इस चार्ट में नहीं है दोस्तों, इथेरियम की ब्लॉकचेन का, लेकिन इथेरियम की ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे दोस्तों डेवलपमेंट हो रहे हैं। यानी जो अभी इथेरियम तो बहुत पुराना है, उन्होंने ही पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला लाया है, लेकिन जो इथेरियम के बाद के जो प्रोजेक्ट है उन पर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, बेयर मार्केट रह के भी दोस्तों जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनको ऐसा विश्वास है कि हमें एक न एक दिन आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट स्टेबल हो सकता है। अभी एक्सचेंज की वजह से दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में यूजर्स का थोड़ा सा भरोसा टूट गया है क्रिप्टो के ऊपर से। पर हमें तो ऐसा दोस्तों, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कंफर्म तो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर बात ऐसी होगी ही, ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हम थोड़ी भगवान है कि ऐसा ही होगा। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या होने को बहुत भी अच्छा हो सकता है या बहुत भी बुरा हो सकता है। लेकिन जो एनालिसिस, ये डेवलपमेंटिंग, जब हम ऐसे आपको डाटा शेयर करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय क्रिप्टो के लिए अच्छा है। हाँ, अभी कुछ गवर्नमेंट है दोस्तों कि वो सपोर्ट नहीं करते। मैंने तो आपको पहले वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि उनको ऐसा डर है कि हमारा जो करेंसी है, किसी भी कंट्री की करेंसी रहती है उनका खतरा, उनके लिए खतरा है, क्योंकि ये बैंक से पैसा डिपॉजिट निकल के क्रिप्टो करेंसी में आ जाएगा, तो उससे बैंक खतरे में आ सकती है। लेकिन आप एक खतरा अगर मन में पकड़ लिया तो उससे कई सारे बेनिफिट है, वो आप नज़रअंदाज कर रहे हो। खाली एक आप नेगेटिव पॉइंट सामने ला रहे हो, लेकिन उसके बेनिफिट पे आप सामने लाओ ना, कितने बेनिफिट है क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर किसी भी कंट्री में रेगुलेट होती है तो। दोस्तों पहले भी इंटरनेट सामने आया था, इंटरनेट को पहले हर एक कंट्री यूज करने से कतराती थी, क्योंकि उस पर भी पहले पहले फ्रॉड बहुत होते थे। जानकारी न होने के कारण दोस्तों इंटरनेट पे पहले बहुत सारे स्कैमर थे, बहुत सारे फ्रॉड होते थे, हैकिंग का बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा था, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे न्यू होने के कारण नहीं प्रोवाइड हो जाती थी। और आम यूज़र जब इंटरनेट यूज़ करता था तो उसका डाटा या कुछ सोशल मीडिया वो पूरा लीक हो जाता था। पर दोस्तों ये सॉल्व कब हुआ, जब हर एक कंट्री ने उसके बेनिफिट दिखे। कुछ नेगेटिव पॉइंट नई इंडस्ट्री में ज़रूर रहते, लेकिन जब हर एक कंट्री उसको लीगल करती है या उसको एक अच्छे बेनिफिट के तौर पर लेती है और उसके बेनिफिट गिनती है, अगर बेनिफिट 90% है और निगेटिव परसेंट 10% है तो उसको लीगल करके वो 10% में निगेटिव पॉइंट है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो गवर्नमेंट का काम यही तो रहता है दोस्तों कि आप उस पर कमेटी बिठाओ, आप उसको जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर थोड़ी चर्चा करो, उसको कैसे कम उसको बंद कैसे किया जा सकता है, इलीगल जो एक्टिविटी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पर आप विचार करो। और जो 95% जो डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में हर एक नागरिक के लिए यूज़फुल हो सकती है, ये उनका जीवन सुखी करने में जो आगे चल के ये इंडस्ट्री कुछ काम कर सकती है, वो आप गिने चुने काम करो। बैन करना तो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी के हिसाब से तो हमें लगता है, क्योंकि दोस्तों ये डेवलपर है, ये भी पढ़े लिखे वाले डेवलपर है। ये इतने हम इसको बोल सकते हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है दोस्तों, अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दे रही। कोई बेवकूफ़ तो इतना थोड़ी है कि ब्लॉकचेन अगर कंसेप्ट में वो काम कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा ही आदमी होगा ना दोस्तों, आप इतना तो समझ लीजिए ना। और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर अपनी ज़िंदगी झोंक के इस पर काम कर रहा है तो ये बेवकूफ़ थोड़ी है दोस्तों। इनको भी कुछ समझ में आता होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गवर्नमेंट को इनको अपनाना ही है। जैसे दोस्तों इंटरनेट का हुआ, वैसे ही हमारे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का भी होगा। धीरे धीरे तो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेंगे। जब आप 2009 या 10 की हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो 0.01% इसकी प्राइस थी। 2011 में $1
से 0.30 पैसा 30 यानी कि दोस्तों 30 रुपये से 70-75 रुपये के बीच बिटकॉइन 2011 में ट्रेड करता था। तो धीरे धीरे हम अगर बिटकॉइन की ग्रोथ देखें तो बढ़ ही रहा है। और ये बढ़ने का रीज़न नहीं है दोस्तों, ये रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेट अगर कंट्री नहीं करती है तो भी बिटकॉइन की कीमत बढ़ने वाली है। लेकिन रेगुलेट करने से होगा क्या दोस्तों, कि जो आम यूज़र्स है, जिनको जानकारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में डीप से नहीं है, उनके साथ कुछ गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। आप FTX देखो, लूना देखो, आप 3 कैपिटल एरो देखो, आप जेनेसिस देखो, ग्रे स्केल, DCG, ये DCG, ग्रे स्केल, जेनेसिस दोस्तों सब एक ही कंपनी है। इनकी जो अलग अलग शाखा है दोस्तों, जेनेसिस आपको मालूम है कितना बड़ा कैपिटल है, उसको DCG फॉर्म करती है, DCG के अंडर ग्रे स्केल आता है, ग्रे स्केल भी बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों। तो AI से जो बड़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन है, इस पर कोई लगाम नहीं है दोस्तों। अगर इसको रेगुलेट करके एक कमेटी बिठाई जाती है तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक उस पर कमेटी बिठाने के बाद इलीगल जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएगी। जैसा हम स्टॉक मार्केट में रहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी लिस्टेड होती है तो NSE BSE एक इसका एक अथॉराइज्ड पर्सन होता है जो उसको ऑडिट करके, उसको चेक करके कंपनी लिस्टेड की जाती है, और उसका वीकली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब देना पड़ता है। ऐसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट ऐसे रूल्स लाती है तो ये इंडस्ट्री बढ़ने में और ज़्यादा मदद होगी दोस्तों। पर्सनली हमें ऐसा लगता है। आपका कमेंट इसके बारे में क्या सुझाव है, हम आप हमें कमेंट सेशन में दीजिएगा। लेकिन हमारी तो यही दोस्तों कोशिश है कि क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एडॉप्शन मिले, और हर एक जो जनजीवन है उसका जीवन सुखी हो। अब आप बोल सकते हैं कि अभी क्रिप्टो करेंसी से कैसे ज़िंदगी सुखी हो सकती है दोस्तों। आप अगर डीप में जाओगे तो उसका सॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वेब 3.0 है, यानी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। दूसरी बात मेटावर्स है, बरोबर है। तीसरी बात मेटावर्स के बाद दोस्तों NFT है। NFT के बाद दोस्तों आप क्रिप्टो करेंसी में लोड ट्रांजैक्शन, बॉर्डर क्रॉस पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये ऐसे यूज केस है दोस्तों, यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऐसे प्रोजेक्ट है क्रिप्टो में, ये फीचर डेवलप कर रही है दोस्तों। आज हम जो वर्चुअल आज हम एक घर में रह के वो वर्चुअल कनेक्टिविटी नहीं रहे दोस्तों हमारे पास। अगर एक घर में भी रहे दोस्तों तो हम फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, मोबाइल की वजह से या आधुनिक युग की वजह से। तो दोस्तों जब ये मेटावर्स जब आएगा दोस्तों, तो हम एक वर्चुअल कनेक्ट में रहेंगे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई रहता है तो उसके लिए हम एक अटैचमेंट रहेंगे दोस्तों, अटैचमेंट रहेंगे यानी हम एक वर्चुअल कनेक्ट में रहेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी कि ऐसा हमें हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास ही बैठे वाला है। तो दोस्तों ये आगे चल के ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो अच्छी, लेकिन उनको थोड़ा अभी डेवलप भी हो गई है दोस्तों। आप इसका अगर मज़ा लेना चाहते हो तो डिसेंट्रलाइज माना, सैंडबॉक्स, इन ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने अभी वो फीचर डेवलप किए हैं। तो उस पर जाके आप वो देख सकते हो कि उन्होंने कैसे एक लैंड बना के मेटावर्स में आप उस पर खरीद या बेच सकते हो या उनसे पैसे कमा सकते हो। इन अभी वो पैसा कमाने का क्या प्रोसेस है इसकी जानकारी तो मैंने नहीं ली, लेकिन हाँ जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है वो इसकी जानकारी मैंने ली वाली। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसा कभी फीलिंग नहीं होगा कि ये मुझसे दूर गया है। आने वाला समय आपको ऐसा लगेगा मेरे पास ही है, ऐसा मेटावर्स है दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री बोर्ड दोस्तों जन सामान्य जीवन के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि कौन सा कॉइन बढ़ेगा या कौन सा कॉइन गिर जाएगा दोस्तों, ये तो चलता है। हम सब पैसे के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, ये तो दोस्तों सही है, लेकिन इसका पीछे का हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कुछ गैम्बलिंग की तरह नहीं समझना चाहिए इसको, क्योंकि दोस्तों जब गैम्बलिंग बोलते हैं ना तो उसका यूज केस कोई नहीं रहता, और फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल कुछ काम नहीं करते। जो मेहनत भी करते हैं गैम्बलिंग सेक्टर में तो वो भी कुछ काम की नहीं रहती। तो ये सेक्टर गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों, आपको इसके पीछे की हिस्ट्री भी जानना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका विश्वास है क्रिप्टो करेंसी में कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो रही है,
और आगे चलकर ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। आप क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो पैसे को? क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ तो भी करने वाला है और आगे चल के इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ने वाली है। जब लोग हम पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो विश्वास न रहने के कारण हम गुता सकते हैं क्या पैसे? वैसा नहीं दोस्तों। अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं बिटकॉइन इथेरियम को, क्योंकि उनको विश्वास है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक दिन बड़े पैमाने पर स्पेंड होने वाली है या बढ़ने वाली है। क्रिप्टो करेंसी में हाँ ऐसा भी कुछ है कि कोई छोटे मोटे कॉइन आते हैं स्कैम करके चले जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पर कोई वॉच करने वाला नहीं है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में जिसको नॉलेज है वही स्कैम होने से बचता है दोस्तों। और जो थोड़ा भी नॉलेज न हो के न्यू कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके चांसेस स्कैम करने के ज़्यादा होते हैं दोस्तों। फिर भी एक कॉइन अगर अच्छे एक्सचेंज से आपने कॉइन लिए जैसे कुकॉइन, कॉइनबेस, बाइनेंस, तो इस पर आप ज़्यादा फंसने के चांसेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सचेंज कॉइन लिस्ट करती है तो उसमें कुछ देखती है दोस्तों। यानी मेरा कहने का मतलब है कि वो ऑडिट करके ही कॉइन लिस्ट करते हैं। अपवाद है कोई बाइनेंस से भी एक आधा डिलिस्ट हो जाता है कॉइन, उनके डेवलपर ने अगर काम छोड़ दिया, कुछ काम करने का छोड़ दिया तो प्राइस नहीं बढ़ता है। तो देखो दोस्तों, ये तो बात स्टॉक मार्केट में भी रहती है, अगर कोई काम नहीं करता है तो वो भी कंपनी लॉस ही देती है। तो वैसा ही क्रिप्टो करेंसी में जो अच्छा करेगा वही ऊपर जाएगा, जो बुरा करेगा वो नीचे जाएगा दोस्तों। हर एक सेक्टर में वैसा ही रहता है दोस्तों। कहने का मतलब इतना ही है मेरा कि आप प्रोजेक्ट को अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में थोड़ा झांकिए, अगर इसका यूज केस क्या दोस्तों। रोड मैप तो हर एक कॉइन देता है, लेकिन रोड मैप के जैसा हो रहा है क्या? देखो, उन्होंने पहला रोड मैप साझा किया, उसके बेसिस पर उन्होंने कौन सा मुकाम हासिल कर दिया है वो भी आप देखो दोस्तों चेक करके, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे चल के ये कुछ प्रोजेक्ट करने वाला है। और दोस्तों सबसे पहले दूसरी बात, उसको टोकोनॉमिक्स भी ज़रूर चेक कर लेगा दोस्तों। टोकोनॉमिक्स में अगर बर्निंग सिस्टम अच्छा है तो दोस्तों प्रॉफिट देने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। अगर कौन से भी कॉइन में बर्निंग का सिस्टम नहीं है तो थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अगर आप कार्डानो और शिबा इनू को अगर कंपैरिजन करें तो अभी कार्डानो शिबा इनू से ज़्यादा मार्केट कैप है, लेकिन आप उसका रिटर्न देखेंगे तो शिबा इनू जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? उस पर बर्निंग सिस्टम नहीं है ना दोस्तों। आप डोज कॉइन का भी देखो, आप डोज कॉइन का भी देखो, आप पॉलीगॉन मैटिक का भी देखो, आप सोलाना का भी देख लो और शिबा इनू का देख लो। ये जितने भी जो अब मैंने पहले प्रोजेक्ट के नाम लिए थे, इसका मार्केट कैप शिबा इनू से ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न देखोगे तो शिबा इनू से कम दिए दोस्तों इनिशियल लेवल में। तो इसका एक में कारण दोस्तों बर्निंग। जब तक कॉइन की बर्निंग नहीं होती दोस्तों तो प्राइस बढ़ने के चांसेस और हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिलती इसमें। तो टोकोनॉमिक्स भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और टोकोनॉमिक्स के ऊपर भी प्रोजेक्ट का अच्छा खासा प्राइस ऊपर बढ़ने का चांसेस रहता है दोस्तों। मार्केट कैप तो बढ़ने की वजह से प्राइस तो बढ़ती है, लेकिन कॉइन बढ़ने के कारण भी प्राइस बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि आप जो भी प्रोजेक्ट देखो तो उसको अच्छे से रिसर्च करो, आप अच्छे से जान लो, आप उसको थोड़ा स्टडी करके एक्चुअली वर्ल्ड वाइड में क्या खबरें चल रही है वो भी देखो, क्योंकि आपको लॉस ना हो। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है दोस्तों कि अभी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हुए जिसने लोगों ने बहुत पैसे कमाए दोस्तों। जेमिनी एक्सचेंज, FTX एक्सचेंज, आपका लूना में तो बहुत सामान्य लोगों का पैसा था दोस्तों। इनिशियल लेवल में जो उन्होंने पैसा डाला था उन्होंने अभी भी विड्रॉल नहीं किया था, क्योंकि उनको उम्मीद थी दोस्तों आज नहीं तो कल वो और प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा इनिशियल लेवल में बहुत सारे छोटे मोटे यूज़र्स ने भी पैसा उसने इसमें गंवाया। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, उसके एक्चुअल प्रोसेस हो रही कि नहीं, आप वो चेक कर लो। और आपको लगता होगा कि FTX का तो सब अच्छा चल रहा था, फिर उसको कैसा चेक करें? तो दोस्तों ये भी बात सही है आपकी, अगर FTX जैसा इतना बड़ा एक्सचेंज फॉल होता है तो उसके बारे में क्या कहें दोस्तों। तो एक्चुअली FTX की कुछ डेवलपमेंट नहीं था दोस्तों, खाली उनका एक FTX एक्सचेंज था। अगर आप देखोगे तो एक ब्लॉकचेन थी, तो उनका कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं थी। आप BNB को देखो और इथेरियम को देखो, उनकी डेवलपमेंट चलती रहती है और उसका यूज केस हमारे सामने दोस्तों। BNB किस तरह से यूज केस में आता है, सोलोना किस तरह यूज केस में आता है, इनका NFT प्लेटफॉर्म है।
उनके कॉइन यूज़ होते हैं दोस्तों, प्राइस कैसे बढ़ता है, बाय सेल पे नहीं प्राइस बढ़ना चाहिए, एक्चुअली रियल रियल क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में उसका यूज केस भी होना चाहिए, फिर तब भी प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे यूज केस होने एफटीएक्स तो दोस्तों पहले से ही उनकी नीति थी फ्रॉड करना। तो दोस्तों ये तो खाली उनका एक फोमो था, बुल मार्केट में एक चलने की पॉसिबिलिटी थी तो चल गया। और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री भी बहुत नहीं है दोस्तों, तो बहुत हमें समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअली कौन सा प्रोजेक्ट रॉयल है, कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि दोस्तों अभी जो मार्केट ने जो ऐसे जो प्रोजेक्ट है उन्होंने फॉल किया है, इससे हमें सबक मिलती है दोस्तों कि आगे चल के हमें सावधान होकर ट्रेड कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से ट्रेड करने वाले ज़्यादातर लोग तो प्रॉफिटेबल में नहीं रहते, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर रहना चाहिए। मैं ट्रेड कभी भी नहीं करता दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हालांकि मेरा भी लॉस बहुत हुआ है दोस्तों, 2020 के मध्यंतरी में मैंने इंटर किए वाले, तो 2-2.5 साल हुए शायद मेरे मुझे इस इंडस्ट्री में, तो मैंने भी बहुत सारा लॉस किया दोस्तों। मेरी स्टोरी आपको एक खानदे वीडियो में मैं बताऊंगा, मैंने किस प्रोजेक्ट में पहले इनिशियल लेवल में इन्वेस्टमेंट किया था और कैसा मेरे साथ स्कैम हुआ, और फिर मैंने वो स्कैम होने से पहले मैंने कैसे पैसे निकाले और वो दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिए। तो मेरी भी कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, पैसा मैंने भी बहुत गंवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे आपने नहीं गंवाने चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए समर्पित करता हूँ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो दोस्तों, आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो खाली आप बिटकॉइन या इथेरियम में रहिए दोस्तों, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप बिटकॉइन या इथेरियम में रहिए और निश्चिंत रहिए। फिर भी आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप 10-15% पोर्टफोलियो का ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दीजिए, तो छोड़ दीजिए लगा के। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने वो पैसे गंवा दिए, ऐसे प्रोजेक्ट में आप 10-15% लगा दीजिए। और हाँ दोस्तों, और एक मेन बात, आप फंड अपना अपने वैलेट में रखिए दोस्तों, जैसे ट्रस्ट वैलेट। मेटामास्क में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, मेटामास्क के ऊपर थोड़ा हैकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी मेटामास्क भी डिसेंट्रलाइज है तो कुछ डरने की बात नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क और सारे कुछ वैलेट होंगे डिसेंट्रलाइज वैलेट, इसमें आप अपना फंड रखिए, आपकी की अपने पास रहेंगे और आपका फंड आपके पास रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक्सचेंजों का तो अभी भरोसा ही नहीं रहेगा दोस्तों। एफटीएक्स जैसा एक्सचेंज अगर फॉलो होता है तो हम बाइनेंस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, बाइनेंस भी क्यों नहीं फॉलो हो सकता दोस्तों अगर एफटीएक्स हो सकता है तो ऐसा हमें लगता है पर्सनली। नहीं तो वैसा तो सीजे आदमी अच्छा है दोस्तों, वैसा नहीं करता है वो आदमी, हमें अगर हमने बहुत बारीकी से देखा है उसको, बारीकी से यानी ऐसा ओवरऑल उसका जो ट्वीट, अगर उसका थोड़ा ओवरऑल थोड़ा नेचर देखो तो ऐसा फ्रॉड करने वाला बंदा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और फंड अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रहना चाहिए। जो हम इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज पर रखिए, और जो आपको ट्रेड करना है वो बाइनेंस पे रखिए थोड़ा बहुत ऐसा आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, 28-29 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में गालियाँ दीजिएगा, क्योंकि हमें भी समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं।